हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है KKS एजुकेशन पॉइंट में। मैं अतुल प्रताप आप सभी के साथ लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी की क्लास सेकंड। आज हम इस क्लास सेकंड में सीखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, भाग और अनुसूचियाँ। ठीक है, भाग और अनुसूचियों के बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो सबसे पहले आती है क्या, प्रेम्बल, प्रस्तावना। तो आप सभी को ये इतना तो पता ही होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कितने पार्ट्स हैं, 22। कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। लेकिन प्रेम्बल जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो अलग से दी हुई है। उसमें प्रेम्बल को उसका उद्देश्य यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उद्देश्य है जो वो सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और प्रेम्बल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा, प्रेम्बल क्या होती है, शेड्यूल्स मतलब पार्ट्स क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्लासिफिकेशन करेंगे और उसकी विशेषताएं भी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। पेशेंस रखिए, आप लगातार जुड़े रहिए। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में आप इससे बेहतर नोट्स शायद ही कहीं मिलें, और आपको कंटेंट इससे अच्छा शायद ही मिले। तो आप जुड़े रहिए और आगे बढ़ते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल। सबसे पहले आती है प्रेम्बल। प्रेम्बल मीन्स प्रस्तावना। देखिए प्रेम्बल, उसके बाद पार्ट वन की बात करते हैं। पार्ट वन जो है रिलेट करता है किससे, पार्ट वन रिलेट करता है आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पार्ट वन जो है, पार्ट वन सबसे पहले क्या बनेगा, उसका संघ और उसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे। ठीक है, अगर अब संघ बन गया यानी राज्य बन गया, राज्य में कौन बन जाते हैं, लोग, तो इसका मतलब है उनको चाहिए सिटीजनशिप। तो पार्ट टू डील करता है हमारा सिटीजनशिप, नागरिकता से, जो आर्टिकल 5 से 11 है। कितना है, 5 से 11। देखिए पहले क्या होता था कि नागरिक सिटीजनशिप का कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी। लेकिन जैसे ही CAA आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके बाद नागरिकता से शायद क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब तो इसीलिए हम नागरिकता को भी अच्छे से डील करेंगे। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कहा जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कहा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो होता है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं। उसके बाद पार्ट 4 में देखा जाए तो पार्ट 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये देखो दिया हुआ है। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DPSP। क्या बोलते हैं, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिए हुए हैं। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4A। पार्ट 4A, मूल कर्तव्य। देखिए जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इन बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के तैयार हुआ था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। ये कब जोड़े गए हैं, 42 CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन से, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन के सन 1976 में ये जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A, इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अब देखिए पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 क्या है, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, जो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक दिए हुए हैं। आर्टिकल 52 यानी 52 से लेके 151 तक दिए हुए हैं संघ सरकार में। उसके बाद देखिए बात करते हैं राज्य सरकार की। राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता ही होगा राज्य सरकार को कुछ हो गया प्रिंटिंग में। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 मतलब भाग 5। भाग 5 में दिया हुआ संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, और ये दिया हुआ है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। उसके बाद पार्ट 6 की बात करते हैं। पार्ट 6 है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, जो ओहो ये थोड़ा सा गलत हो गया है बेटा, ये आर्टिकल 152 से लेके 212 तक है। कितना है, 212 तक। अच्छा, उसके बाद जो पार्ट 7 है हमारा, क्या, पार्ट 7, तो पार्ट 7 क्या कर दिया, रिपील कर दिया। क्या कर दिया, रिपील। रिपील मतलब हटा दिया, निरसित कर दिया। कौन,
पार्ट 7। तो पार्ट 7 के बारे में आगे बढ़ते हैं हम। पार्ट 7 के बाद पार्ट 8। अच्छा, पार्ट 8 जो है ना, भाग 8 दे रखा है संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, यानी यूटी से रिलेटेड है। अभी देखिए प्रेजेंट में यूटी है ना 8 हैं, कितने हैं 8, और स्टेट कितने हैं बताइए, स्टेट है 28, कितना 28। जम्मू एंड कश्मीर जो एक राज्य था उसे तोड़ के, मतलब उसका 300 धारा आर्टिकल जो 317 वो हटा दिया गया। फिर उसके बाद क्या कर दिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक राज्य था उसको 2 यूनियन स्टेट यानी केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, ठीक है। और पहले 7 थे प्लस ये जम्मू एंड कश्मीर 2 मिला के कितना हुआ टोटल 9। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि बेटा ये दादर व नागर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। दादर और नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया है, क्या कर दिया, मर्ज कर दिया था, नहीं एक कर दिया। तो टोटल इसमें कितने स्टेट रह गए अब, यूटी कितनी है 8, ठीक है। जो डील करता है आर्टिकल 234 से लेकर 241 तक, जिसमें 242 को क्या कर दिया, रिपील, इसको भी निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं पार्ट 9 यानी कि भाग 9। भाग 9 है स्थानीय ग्रामीण स्थानीय सरकार। ग्रामीण स्थानीय सरकार के बारे में बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 243 से लेके कितना डील करता है, 243O तक, जो कि बाद में जोड़ा गया। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी, राय की सरकार चल रही थी, तो उन्होंने जोड़ा था स्थानीय ग्रामीण स्थानीय सरकार के बारे में, उन्होंने प्रावधान लाए थे। उसके बाद 9A शहरी स्थानीय सरकार, नगर पालिका, किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में, वो भी आर्टिकल 243 यानी 243 जो P से लेकर ZG तक जोड़े हुए हैं आर्टिकल। कितने जोड़े गए आर्टिकल, तो टोटल आर्टिकल की बात किया जाए तो कितने आर्टिकल जोड़े गए थे बाद में, 18, जो कि पार्ट 9A में जोड़े गए थे। अच्छा, पार्ट 10 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 10 जो है अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बात करता है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल्स एरिया, जो कि आर्टिकल 244 से लेके 244A तक डील करता है। कहाँ तक डील करता है बेटा, 244 से लेके 244A तक डील करता है। अच्छा, इसके बाद देखिए पार्ट 11 यानी 11। पार्ट 11 के बारे में बात करते हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को दर्शाता है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, जो कि आर्टिकल 240, देखिए यहाँ पर थोड़ा धुंधला लिखा हुआ है तो मैं लिख दे रहा हूँ, 245 to 263, कितना 245 से 263 के बीच में आर्टिकल हैं, जो कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को दर्शाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 12 के बारे में। पार्ट 12 क्या कहता है, वित्त और संबंध। देखिए उसके बीच में जो संबंध दर्शाते हैं राज्यों, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, जो है पार्ट 11, क्या पार्ट 11, जिसके में विधायी संबंध और कार्यपालिका संबंध को ही बताया गया है। लेकिन पार्ट 12 में यानी 12 में स्पेशली लाया गया है जो कि फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी वाले रिलेशन को बताता है, वित्त और संपत्ति के बारे में बताता है, जो कि आर्टिकल 264 से लेके यानी 264 से लेके 300A तक है। कितना है, 300A तक। ये 300 लिखा हुआ बेटा, चलो बेटा मिस्टेक। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बताता है पार्ट 11, जो कि देखिए गलत लिखा हुआ है, तो मैं गलत नहीं लिखा हुआ है एक्चुअली, वो धुंधला हो गया है। तो बेटा 245 से लेके 263 तक है। ये कितना है, 245 से लेके 263 तक ये दर्शाते हैं। आगे देखते हैं पार्ट 12। पार्ट 12 बात करता है हमारा वित्त और संपत्ति के, फाइनेंस प्रॉपर्टी के बारे में, जो आर्टिकल 264 से लेके 300A तक दिया हुआ है। अच्छा, उसके बारे में बात करते हैं पार्ट 13। पार्ट 13 के बारे में है पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य, जो कि आर्टिकल 301 से लेकर कितना है, 307 तक, 301 से लेकर 307 तक दिए हुए हैं। उसके बाद पार्ट 14 सेवाओं सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, जो कि 308 से लेके 308 से लेके कितना है, 323 तक, कितना है, 323 तक दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ट्रिब्यूनल होता है अधिकरण या ट्रिब्यूनल, तो जिसको 323A से लेके 323B तक, मतलब 2 सेक्शन को उसमें 2 आर्टिकल को फिर से डील किया है 14A में। और पार्टिकल नेक्स्ट पार्ट है
पार्ट 15, कितना, पार्ट 15 जो कि इलेक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बेटा, इलेक्शन, जो 324 से लेकर 329 ए तक दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखिए पार्ट 16 है 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 से लेकर 342 ए तक, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बारे में पार्ट 17 में दिया राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। आप सभी बताइए कि राजभाषा क्या हो, हमारे देश की राजभाषा क्या है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारे राज्य की राजभाषा, हमारे देश की राजभाषा कौन सी है, और वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, आप जरूर बताइएगा कमेंट में। अब देखिए पार्ट 18 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 18 है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि 352 से लेकर 360 तक दिया हुआ है। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया तो उन्होंने लगा कि कुछ छूट ना जाए, तो उस लिए एक प्रकीर्ण बनाया मिसलेनियस, इसको है 362 से लेकर 367 तक, ठीक है। और फिर पार्ट 20 संविधान संशोधन, जिसमें सिंगल आर्टिकल है 368, जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि सीधे सीधे पूछा जाता है कि इस भारत में संविधान संशोधन का कौन सा आर्टिकल है, तो वह है संविधान संशोधन का कौन सा आर्टिकल है, 368। और अगर पार्ट की बात किया जाए तो कितना, कौन सा पार्ट है, 20, कितना पार्ट है, 20। उसके बाद देखिए 21 में, पार्ट 21 में दिया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं। उसके बाद पार्ट जो 22 पार्ट लास्ट है, पार्ट 22 यानी भाग 22 में सबसे लास्ट है, वो दिया हुआ है संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ, आर्टिकल 392 और 395, और ये कब से प्रारंभ होगा इसके बारे में भी यहाँ पर ही दिया हुआ सबसे लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है, जो कि 393 से लेके 395 तक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे भाग सारे भी ख़त्म हो गए। देखिए ज़्यादा भाग है, भाग किस पार्ट में क्या दिया हुआ है ये सारे इंपोर्टेंट नहीं होते, ये कुछ ही पूछे जाते हैं, जैसे कि मौलिक कर्तव्य किस में दिए हुए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, या DPSP डायरेक्ट और स्टेट एंड पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ पूछे जाते हैं, जहाँ तक है इंपॉर्टेंट ही पूछा जाएगा, उससे फालतू की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। और आपका देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य का, फिर एक बार संविधान संशोधन का पार्ट पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो उसके अलावा भी पूछा जाता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट किस भाग में दिए हुए, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। अब बात करते हैं शेड्यूल्स की। देखिए शेड्यूल होती हैं अनुसूचियाँ। अच्छा, इसे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टोर रूम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्टोर रूम। क्यों, क्योंकि जो चीज़ें हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं हुई या उनमें नहीं आ पाई, उसको अलग से नोट करने के लिए अनुसूचियों को बनाया गया, तो ये स्टोर रूम कहलाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब इसमें बात की जाए तो कितनी अनुसूचियाँ हैं, 8 थी जब संविधान हमारा बना हुआ था, यानी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियाँ थी, और जो वर्तमान में +4 यानी 4 जोड़ दी गई हैं, टोटल कितनी हो गई हैं, 12। कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, जिसमें अनुसूची फर्स्ट, जो कि पहली अनुसूची है फर्स्ट शेड्यूल में, क्या बात करता है, राज्य और संघ शासित प्रदेश। तो राज्य के बारे में मैंने बताया कि अभी जो हमारे राज्य थे 29 राज्य थे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है, JNK। अब JNK को हटा दिया है, राज्य का दर्जा खत्म, तो यानी कि राज्य कितने रह गए बेटा, 28। कितने स्टेट रह गए, 28, ठीक है, 28 राज्य का मैटर खत्म। अच्छा, उसके अलावा देखा जाए संघ शासित प्रदेश, यानी कि वही यूटीज़, यूनियन टेरिटरीज, तो वर्तमान में पहले हमारे साथ थे, ठीक है। वर्तमान में क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर जब राज्य का दर्जा उठा, तो उसमें से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, JNK और लद्दाख, तो दोनों को बनाया गया, क्या बनाया गया, यूटीज़ बनाया गया। जब यूटी बनाया गया तो देखिए इसमें टोटल कितने हुए, 7 पहले थे, 2 और बने, तो होने चाहिए 9। लेकिन फिर क्या हुआ, दादर एवं दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया, तो इसमें से 2 का 1 कर दिया गया। 2 अलग अलग संघ शासित प्रदेश थे, उनको 1 ही कर दिया गया, तो इस प्रकार ये हुए 8। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि यूनियन टेरिटरी यूटीज़ कितनी है, तो है 8। कितनी है, 8। तो नंबर 1 दिल्ली, अंडमान एवं निकोबर, पांडुचेरी, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, जिसको मर्ज किया गया है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख,
लक्षद्वीप, क्या लक्षद्वीप और चंडीगढ़। और क्या है लक्षद्वीप, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। ये टोटल हमारी 8 क्या हैं यूटीज़ हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल सेकंड की। सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ वेतन भत्ते पेंशन। क्या दिया हुआ वेतन भत्ते पेंशन। तो देखिए किस किस के वेतन भत्ते पेंशन की बात करें, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल की, राज्यसभा एंड लोकसभा के सभापति और उपसभापतियों की, ठीक है। एलएस और एलए, देखिए एलएस होता है लोकसभा, एल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद, जिसके कहते हैं विधान परिषद। लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात किया गया, उनको वेतन पेंशन भत्ते और वेतन के बारे में बात किया गया। कैग, कैग मतलब कंट्रोल, कैग मतलब नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक, कंट्रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस, जजेस जो होते हैं ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिया जाता है। वो वेतन और भत्ते की बात की है सेकंड शेड्यूल में इसकी, ठीक है। अब देखिए थर्ड शेड्यूल यानी शपथ। देखिए इससे क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे, क्या बनता है, देखिए क्या बनता है कि जो शपथ है ना पीएम, कौन कौन शपथ लेता है अनुसूची 3 के अनुसार। तो देखिए पीएम लेता है, याद रखना पीएम लेता है, और संघ सरकार के सभी मंत्री लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी एमपी लेते हैं, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेते हैं, और सीएजी का यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक भी लेता है, ठीक है। और सीएम भी लेता है शपथ, राज्य सरकार के सभी मंत्री लेते हैं, एलए और एलसी, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी सदस्य, एमएलए और एमएलसी, क्या एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी सदस्य भी शपथ लेते हैं। और शेड्यूल हमारा शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बस ये पूछी जाती हैं कि शामिल नहीं है। अब देखिए कभी क्वेश्चन बनता है कि भारत की संविधान की अनुसूची 3 के अनुसार निम्न में से कौन शपथ नहीं लेता, तो कौन लेता, राष्ट्रपति नहीं लेता, उपराष्ट्रपति नहीं लेता, और राज्यों के राज्यपाल लेते। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ लेने के लिए आर्टिकल दिया हो 60 और उपराष्ट्रपति 69 और राज्यपाल के 159 आर्टिकल जो हैं, राष्ट्रपति शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति 69 लेता है, और राज्यों के राज्यपाल कितने 159 में लेते हैं। नोट, एक चीज़ ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शपथ तो ईश्वर की लेता है, किसकी लेता है, ईश्वर की लेता है, शपथ ईश्वर की लेता है, और वचन करता है कि संविधान का संरक्षण व परीक्षण करेगा, संविधान का क्या करेगा, संरक्षण एवं परीक्षण करेगा, ठीक है। अब फोर्थ अनुसूची की बात करते हैं, तो जिसमें सीटों के बारे में बताया गया है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन तो ये होता है बेसिस ऑन पॉपुलेशन, जो कि यूपी में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में कितनी है 18, ठीक है। आगे देखिए अनुसूची 5 यानी 5th शेड्यूल में दिया हुआ है, अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्र यानी कि जो आपके शेड्यूल कास्ट एरियाज होते हैं, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन जो करेंगे वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ठीक है। अब 6 जो शेड्यूल है यानी 6वीं अनुसूची में दिया हुआ है, स्पेशली बनाया गया, देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कितने हैं 1 2 3 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, देखिए कुछ इसमें मिस प्रिंट हो गया है जो, ठीक है यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो अनुसूची 6 में दिया हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। अच्छा ये सूचियाँ है ना जिस 7th शेड्यूल में किस में दी हुई हैं, 7th शेड्यूल में ही सूचियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें 3 सूचियों के बारे में बात किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में देखिए पहले जो 97 विषय थे अब हो गए 100, और राज्य सूची में कितने विषय थे 66, अब कितने हो गए हैं 61, और समवर्ती सूची में पहले 47 थे अब हो गए 52। अच्छा
आपको पता ही होगा कि संघ सूची पर जो कानून बनाने के, संघ सूची में जितने भी विषय आएंगे और उन पर कानून या कोई भी लॉज बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। कौन बनाता है इस पर कानून? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है। अच्छा, अब राज्य सूची के बारे में बात करें। राज्य सूची पर जो 61 विषय हैं, इन पर कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है, सिंपल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राज्य सरकार अपनी अनुच्छा पर, अपनी इच्छा पर अगर केंद्र से कहे कि हमारे इन विषयों पर आप एक कोई कानून आइए, तो केंद्र सरकार उस विषयों पर कानून बना सकती है। और एक होता है समवर्ती सूची। अच्छा, समवर्ती सूची में 52, इसका ही मुख्य रोल होता है, इसमें ही खींचातानी बनी रहती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे विषय होती हैं जो कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों पर होते हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों पर होते हैं, तो जिसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है। लेकिन एक चीज़ है, अगर एक ही विषय पर अगर दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बनाया और ये एक दूसरे के कंट्रफ्लिक्ट हो, यानी कि विपरीत हो, अगर राज्य सरकार कुछ कह रही है, जैसे कि अभी देखिए, मानिए जो एजुकेशन के बारे में, शिक्षा जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का ही महत्वपूर्ण वो है विषय। अब क्या करते हैं कि शिक्षा के बारे में कोई केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। अब दोनों के विषय में, दोनों के बनाए हुए कानून में कॉन्ट्रडिक्ट पाया जाता है, यानी कि राज्य सरकार कुछ उसका राज्य सरकार कानून जो है बनाती है, लॉ विधि बनाती है, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ और निकल रहा है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्ट है, तो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रिविलेज करेगा, यानी कि उसकी ही ज़्यादा मान्यता रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हुआ, आई होप। आगे देखिए, नोट अपशिष्ट विषय कुछ होते हैं, रेजिड्यू पावर, रेजिड्यू सब्जेक्ट। क्या होते हैं? रेजिड्यू सब्जेक्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। किसके पास हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संघ सूची में क्या क्या विषय आते हैं, ये देखिए क्या होता है। एक रक्षा, डिफेंस, विदेश नीति, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, जनगणना, नागरिकता, युद्ध एवं शांति। ठीक है, शेयर बाजार, बीमा क्षेत्र, खनन, मुद्रा, आयकर, निगम, डाकघर, बचत बैंक, विदेशी लोन, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय निधि, ये इत्यादि जो है संघ सूची में ही आते हैं। अब देखिए 8th शेड्यूल की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची देखिए, 8 मतलब आवाज़, आवाज़ मतलब भाषाएं। जब आवाज़ की बात करेंगे तो आवाज़ किस अनुसूची से आएगी? 8वीं अनुसूची से। 8वीं अनुसूची से ही आवाज़ मतलब भाषाएं। तो देखिए बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी है? 22, यानी कि 14 से जो 22 बनी है, तो बाद में अमेंडमेंट हुआ होगा, तो कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं बाद में, बताइए। तो 14 और 22, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं थी? 14, और वर्तमान में कितनी है? 22, यानी कि आपकी 8 भाषाएं जो हैं जो जोड़ी गई हैं। देखिए सबसे पहले जोड़ी गई थी 21th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 21वें संविधान संशोधन से, जो कि 1967 में हुआ था, जिसमें जोड़ी गई थी सिंधी। कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी बेटा? सिंधी। क्या जोड़ी गई थी? सिंधी। फिर हुआ था 1992 में क्या? एक और संविधान संशोधन जो 71 में था। 71 किस में हुआ था? 1992 में, जिसमें देखो 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, जिसे एक ट्रिक से याद करते हैं, जिसे बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं? नमक। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, और का से कोंकणी। ठीक है, नमक बन गया ना बेटा, ये नमक। नमक बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ रहा है, तो देखिए ध्यान सुनिए। तो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, और किस सन में हुआ था? 1992 में। तो नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया था। फिर हुआ था 92 संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई 2003 में। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषाएं शामिल नहीं है। मोस्ट घुमा के प्रश्न पूछता है और आपको फंसा देगा। जैसे कि देखो राजस्थानी, हमें मालूम है कि राजस्थान हमारा एक स्टेट है, तो राजस्थान की स्टेट है, तो उसमें मान लेते हैं कि जब स्टेट है राजस्थान, तो उसकी भाषा जो है वो भी संविधान में शामिल हुई हो। ज़रूरी नहीं है कि संविधान शामिल हो, तो राजस्थानी जो लैंग्वेज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं है, और ना ही अंग्रेजी है, ना ही भोजपुरी है। ओके, अब बात करते हैं अनुसूची 9th पे। देखिए अनुसूची जो 9 है, देखिए हमने बताया था
शुरुआत में ही बताया था कि शायद जब फर्स्ट क्लास थी इंडियन पॉलिटी तो बताया था कि 8 अनुसूचियाँ थीं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, और बाद में 4 अनुसूचियों को। अब अनुसूची 9th के बारे में बात करें, 9th शेड्यूल में देखिए 284 विषय हैं जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1951 में हुआ था, पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951। देखिए 1950 में बना, ठीक है, और एक साल में ही फिर से एक अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई, और ये 1951 में एक कानून बनाया, भूमि सुधार अधिनियम, लैंड रिफॉर्म। जो जब ये लागू हुआ इसमें बहुत ज़्यादा बवाल हुए इसलिए क्योंकि इसमें सीधे सीधे कह दिया गया कि जो भी बात यानी जो भी कानून 9th अनुसूची में शामिल कर दी जाएगी, किसमें शामिल कर दी जाएगी, तो उसे कोर्ट में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। मतलब सीधे सीधे क्या है कि ये जुडिशरी को यानी कि न्यायपालिका को इस तरह से निगलेक्ट कर रहे थे, मतलब ही नहीं, मतलब उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, और जो आर्टिकल 31A और 31A 31B जो फंडामेंटल राइट में है, किसमें फंडामेंटल राइट में, किसमें है बेटे, फंडामेंटल राइट में है, फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 31A 31B को रिपील कर दिया गया, और भूमि सुधार कानून 9th अनुसूची में शामिल होंगे जिनमें मामलों पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक कोहिलो केस 2007 में की बात है। अच्छा, उसके बाद एक केस आए थे, कुछ इंपॉर्टेंट केस और देखेंगे। ये देखिए, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। इसमें ये कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कही थी। किसमें? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी। संविधान का मूल ढांचा, राइटिंग इतनी खराब है समझ में नहीं आ रही होगी, तो यही देख लीजिए आप। मूल ढांचा होता है बेटा बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, यानी संविधान के जो मूल ढांचा है ना उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो 9th अनुसूची का कोई भी कानून आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तब 9th अनुसूची को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अतः 1973 के बाद अगर 9th अनुसूची में कोई नया कानून बनेगा, क्या बनेगा, किसके बाद, कौन से सन के बाद, एक सर्टेन पर्टिकुलर इन्होंने ईयर भी दे दी 1973, तो 1973 के बाद अगर 9th अनुसूची में कोई नया कानून लाया जाता है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए 10वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। जो 10वीं अनुसूची थी वो होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। क्या होता था कि सरकार किसी पार्टी से कुछ विधायक वगैरह जीत के जाते हैं और वो जाने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो सरकार चल रही होती है वो गिर जाती है। तो उसको इसका जो दल बदल कानून लाने का जो ऑब्जेक्ट था, तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट था सरकार को स्थायी बना सकें। अगर सरकार गिर जाएगी तो फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से बर्डन बढ़ेगा और फिर से खर्चा होगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए 52 भी कॉन्स्टिट्यूशन को लीक किया गया था 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। कब किया था? 1985 में। और 1985 में अमेंडमेंट करके दल बदल कानून को लाया गया। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? सरकार का स्थायी बन सके। अच्छा, इसमें कुछ प्रोविज़न थे, वो आप देख लीजिए क्या क्या थे। देखिए, पहला 2/3 से कम अगर 9th में संविधान, और इसके बाद देखिए 91 में फिर से एक अमेंडमेंट हुआ था। उससे पहले क्या था? 1/3, 1/3 से हटकर 2/3 कर दिया गया था। कितना कर दिया? 2/3। अगर 2/3 से कम व्यक्ति अगर छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो क्या करते हैं? उस पर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़ता है, अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करता है, किस पर करता है? छोड़ता है, अपनी पार्टी पर वोट करता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। अच्छा, और मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। अब मनोनीत किसी पार्टी से मनोनीत हुआ है और 6 महीने बाद किसी पार्टी को और को ज्वाइन कर लेता है, तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। अब देखिए एक और देखिए, निर्विरोध या निर्दलीय जीतता उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। भाई ये इंपॉर्टेंट है। अब वो किसी निर्दलीय यानी निर्दलीय है, निर्विरोध नहीं कहेंगे, इसे निर्दलीय करेंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी को जीत के आता है और वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो इस पर कोई भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। अपने पद को छोड़ता है तब दल बदल कानून काम नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट चीज़, जो अपने पद को छोड़ देता है तो दल बदल कानून कर्क नहीं करता, परंतु अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो काम करेगा। अपने पद को छोड़ के घर बैठे तो कोई समस्या नहीं, कोई एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं। लेकिन होता कहाँ है भाई? अगर कोई भी अगर अपने इलेक्शन जीतता है तो अपने पद को छोड़ेगा नहीं। अगर छोड़ेगा तो बहुत
उससे जितना खर्चा हुआ सारा वो मुआवजा वगैरह चाहिए था। मतलब मुआवजा तो कहना सही नहीं होगा, ये थोड़ा इंटरनली इनकी बातें होती हैं। तो क्या करते हैं कि दल बदल कानून में क्या होता है कि जो अपनी पार्टी को छोड़ देता है, यानी कि अपने पद को छोड़ देता है, उस पर दल बदल कानून का काम नहीं करता, लेकिन अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उस पर काम करेगा। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। दिल्ली में 70 MLA, कितने हैं 70। अगर आप जो केजरीवाल की पार्टी है उसको 33 सीटें मिली, बीजेपी को 29 मिली, कांग्रेस को 8, लगभग सभी को 70 हो गई। कितनी हो गई? 70 हो गई। अब देखिए अगर आप पार्टी के कितने 2/3 मतलब 30 का, देखिए 33 का 2/3, यानी कि 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 2, 11, 2 एकम 2, 2 यानी 22। अब 2/3 यानी कि 22 सदस्य, 22 MLA आप पार्टी को, केजरीवाल की पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लें। क्या कर लें? बीजेपी को ज्वाइन कर लें। तो ये पार्टी का विघटन कहलाएगा, ये दल बदल नहीं कहलाएगा, ये दल बदलू नहीं कहेंगे, ये पार्टी का क्या कहलाएगा? विघटन। तो इन पर दल बदल कानून नहीं होगा। अच्छा चले ठीक है। अब उसका भी तोड़ निकाल रखा है, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश में हुआ था या कांग्रेस सरकार में। देख कांग्रेस पे जो है 144 सीट, 14 सीटें थी। कितनी थी? 114 टोटल थी, 230। कितनी थी? 230, जिसमें से कांग्रेस के 17 MLA थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी की 109 थी। अगर 114 में 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 में 14 7 के तो 7 बचे और ना बचा 0, 10 में देख गया तो 57, कितना? 97। अब देखिए इस पे तो बचे 97, कितना? 97, यानी कि कांग्रेस में सीटें बची 97 और बीजेपी है 109। ठीक है। अच्छा 230 में से जो इस्तीफा देंगे 17, उनको भी माइनस कर दिया जाएगा, उनको गिना नहीं जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तो क्या बचेगा? तो 230 माइनस 17 और 10 में 7 गिर कितना? 3 बचा, यहाँ 2 में 1 बचा, यहाँ 213। अब 213 51 प्लस में सरकार बनेगी, तो अब इस पर बीजेपी की गवर्नमेंट आराम से सरकार बन सकती है। तो वही हुआ यहाँ पर। क्या हुआ? MLA से इस्तीफा दिलवाया और वो कांग्रेस के जो MLA थे वो अपना पद छोड़ दिए और उसके बाद ये बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। ये ज़रूरी नहीं है बीजेपी की होता है, ये हर सरकार में हुआ है। जहाँ भी सरकार एक सरकार ज़्यादा मजबूत होती है, केंद्र में बैठी होती है, मजबूत होती है, तो वो अपने कुछ ना कुछ अपने हाथ करने का अपना है। और ये ह्यूमन नेचर है भाई कि हर कोई अपना बेस्ट एंड बेस्ट देना चाहता है किसी में भी, चाहे किसी भी हद से। अब 11वें अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि 1993 में जोड़ा गया था। पंचायत की शक्तियाँ, पावर ऑफ पंचायत, 29 विषय दिए हुए थे। उसके बाद अनुसूची 12 के बारे में बात करते हैं, जो कि 74वें संविधान संशोधन जोड़ा गया है और नगर पालिकाओं की शक्तियों के विषय में बताया गया है। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। उसमें 29 हैं, इसमें 18 विषय। अच्छा ये तो हमारे हैंड नोट से। इसके अलावा देखिए कुछ मैंने स्पेशली एक अच्छे नोट्स और बुक्स के लिए हुए हैं, हूबहू लिखे हुए हैं, तो उसमें देखिए आप देख लीजिए, है वही चीज़ है, मैंने आपको डिटेल में बताया। यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है, इसमें विद आर्टिकल्स के साथ लिखा हुआ है। जैसे कि भाग एक लिखा हुआ संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता के बारे में, भाग 3 मूल अधिकार के बारे में, फिर उसके बाद डिवाइड किया गया संविधान अधिकार वगैरह वगैरह। ठीक है हो गए हैं। तो हम ये जो इन चीज़ों को एक एक करके डिटेल में आगे आने वाली क्लास में डील करेंगे। जो शेड्यूल्स के बारे में बात किए होगा, देखिए अनुसूचियाँ ये दी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। और अब अगर ये PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारा KKS एजुकेशन पॉइंट से एक टेलीग्राम चैनल है, उससे लाइक कीजिएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको ये PDF वगैरह आराम से ईज़िली मिल जाएंगे। देखिए KKS के नाम से है, KKS, तीनों कैपिटल हैं। उसके बाद एजुकेशन पॉइंट, EDUCATION, एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, KKS एजुकेशन पॉइंट। तो आपको ये सारी टेलीग्राम PDF मिल जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप तुम्हारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेस्ट कंटेंट और बेस्ट वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।